Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So students, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट और वो कब इम्प्लीमेंट हुआ और वो क्यों बनाया गया, किस वजह से बनाया गया एंड जो लीडर्स थे जो काफ़ी क्या कहते हैं एक्सपर्ट लीडर्स थे वो इंक्लूडेड थे उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया लाइक जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे जो लीडर्स थे वो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब प्रेजेंट थे एंड किस तरह से उन्होंने सेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया, कितना टाइम ये चला एंड देन आफ्टर कितने आर्टिकल्स बने, उसके बाद कितने आर्टिकल्स बने एंड किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। देन आफ्टर हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज प्रियम्बल, इट इज़ रिटन एंड अनरिटन डॉक्यूमेंट, राइट? जैसे कि मैंने आपको एक सब्जी का एग्जाम्पल भी दिया था कि इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है, विथआउट इंग्रेडिएंट्स वो सब्जी प्रॉपरली बनेगी नहीं एंड उसमें भी हमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर वगैरह देना हो तो वी शुड ऐड व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, वी ऐड दैट जो स्पाइसेस मसाले होते हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे। तो जो भी लॉस हमारे बने या कुछ भी बने उसमें इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कुछ काम के ही नहीं रहेंगे। कोई भी चीज़ बनाओ, कोई भी रूल्स बनाओ, आपको भी पता है उसमें इम्प्लीमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज उसकी कोई मायने नहीं रखती, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई भी चीज़ की वैल्यू तब होती है जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बट वो कब देंगे जब उसके हम रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, राइट? इतना हमने पढ़ा था। देन आफ्टर मैंने आपको बोला था कि प्रियम्बल के भी 8 मेन जो है वो पिलर्स हैं, राइट? कौन से पिलर्स हैं वो भी मैंने पढ़े थे, जस्टिस, रिपब्लिक, लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी एंड एक्सेट्रा, राइट? ये क्या है, ये प्रियम्बल के पिलर्स हैं, राइट? ये उसके पिलर्स हैं। अब उस पिलर्स में क्या क्या आता है और किस तरह से हमें उसको फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट? सो डेमोक्रेसी, okay, the ultimate sovereignty of power is with the help of people according to Indian constitution. There is no particular regime of any one particular person, instead of it is with the people. Democracy is derived the Greek word demos means people and kartos means power. Countries power is not within a group of people, instead of it is with the people of country. Democratic state administration is such an arrangement which is equally justice for social, economical, political and have a equal rights for participations. अभी देखो, आपको स्टूडेंट्स नॉर्मली पता ही होगा, राइट? ये सब हम पढ़ के ही आए हैं। लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने डेमोक्रेसी क्या है, देन आफ्टर कॉन्करेंस लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या, ये तो हमने 7th में भी पढ़ लिया, राइट? तो मतलब उसके हिसाब से ये जो प्रियम्बल के 8 उसके जो पिलर्स हैं, सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, ये उस पे ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको पता है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, राइट? इंडिया किस पे डिपेंडेंट है, इंडिया कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे ही वोट वगैरह आता है, जैसे ही सारे इलेक्शंस वगैरह होते हैं, राइट? तो किस पे इंडिया डिपेंडेंट है, पब्लिक पे डिपेंडेंट है। जिस हिसाब से पब्लिक वोट करेगी, जिस पर्सन को करेगी वही जीतेगा, लाइक वो तो पता ही है कितने स्टेट्स को जितनी सीट्स दी जाए, देन आफ्टर उसमें उसको कितनी वोटिंग मिलती है, उस हिसाब से वो पूरा का पूरा होता है। सो डेमो जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ग्रीक वर्ड है, राइट? डेमोस मीन्स पीपल एंड कर्तोस मीन्स अ कंट्रीज पावर। मतलब लोगों के हाथ में ही सारी की सारी क्या होती है, पावर होती है। लोग किस तरह से करते हैं, लोग किस तरह से अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, वो किसकी पावर्स होती है, कि लोगों की पावर ही होती है। सब कुछ किसके हाथ में डिपेंड होता है, लोगों के हाथ में डिपेंड होता है। क्योंकि हम ही जिस गवर्नमेंट को चूज करेंगे वही हमारे इक्वल राइट, इक्वलिटी
और सब कुछ हमें हमारा राइट दिलवा पाएगी, राइट। So in a democratic India, people elect the leaders and their choice by casting vote to represent the leader in the parliament. Thereafter, assuming the post prime minister in his and her cabinet, executives do not have absolute power. They are given a specific time limit. Similarly, voters elect the state and local governments. Hence, democracy means by the people, for the people, and of the people. As I told you in the previous only, that democracy means by the people, for the people, and of the people. लोगों पे ही पूरा का पूरा डिपेंडेंट है. कैबिनेट कंडक्ट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कैबिनेट मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल इन द पार्लियामेंट. Any citizen of India who possesses a required constitution eligibility can consent the election. Ministerial positions are not acquired. Hereditary भी कुछ नहीं चलेगी. Elected government has a 5 years of tenure. This government works under the principle of constitution. Therefore, it is a responsible government. The democratic government is based on liberty, equality, and feeling of fraternity, and constitutionally work to achieve this goal. The constitutions disseminates the power of people to their cast vote according to their free will and thereby instills confidence in their constitution. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, डेमोक्रेटिक की बात करें, तो इस पे हमने बहुत ही, और ये तो आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हो, राइट, डेमोक्रेटिक कंट्री. तो जो भी वोटिंग वगैरह होती है, जिस पे भी होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? ओनली फॉर पीपल, लोगों पे होती है. दैट्स वाई डेमोक्रेटिक को हम क्या बोलते हैं? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड ऑफ द पीपल. कि लोग ही चूज करते हैं. द पीपल, द सिटीजन ऑफ इंडिया इज ओनली द चूजिंग द गवर्नमेंट. They know who is the right person and who is the wrong person. They give the vote, and then after the people who is elected, he or she will be selected for the prime minister, for the cabinet, for the CM, that is chief minister also. किसके लिए भी वोटिंग कास्ट किस में होती है? गवर्नमेंट में होती है. देन आफ्टर उनका टेंज्योर पीरियड कितना होता है? 5 साल का होता है. 5 साल के बाद फिर से वोटिंग सिस्टम आती है. तो वो पब्लिक क्या नोट करती है? पब्लिक ये नोट करती है कि इन 5 सालों में जो गवर्नमेंट को हमने सिलेक्ट किया था, क्या उनका वर्क प्रॉपर था कि नहीं. अगर वो प्रॉपर हमें वर्क ना लगे, एंड उस टाइम पे उन्होंने जस्ट हमें प्रॉमिस किया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमें ये वोट दो, वगैरह वगैरह, तो उससे क्या होगा कि पब्लिक सब नोट करेगी. Public still they will be a wait for the 5 years, right? For example, why we are again and again last 2 times or 3 times we are choosing the only नरेंद्र मोदी जी. हम नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने एज अ फॉर प्राइम मिनिस्टर हमने क्या नोट किया है? हमने ये नोट किया है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कितने कितने चेंजेस लाए हैं. As we all know that after the PM मोदी जी इंडिया में कितने चेंजेस आए हैं, राइट. कंटिन्यूसली काफ़ी डेवलपमेंट होता रहा है इंडिया में. अदरवाइज उससे पहले इंडिया इतनी भी आगे नहीं थी. बट आफ्टर मोदी जी हमने काफ़ी सब कुछ क्या देखा? इम्प्रूवमेंट देखा. वो काफ़ी सारी योजनाएं बनी, काफ़ी सेफ्टी चीज़ें बनी, काफ़ी क्या कहते हैं कि गर्ल्स के लिए काफ़ी योजनाएं बनी. जो लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते हैं या उनके पास इनफ मनी नहीं होती, ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं जिससे क्या हो कि भाई गर्ल भी पढ़ सके. लाइक बहुत ही पुअर हो, जिनके पास पैसे वगैरह ना हो. देन आफ्टर एजुकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया. फाइन. एंड स्वच्छ भारत अभियान जो है वो मिशन अभी तक हमारा चल रहा है. तो ये सारी चीज़ें किस में आई, किसने की? तो हमने किसको वोट किया था? सॉरी, हमने किया था नरेंद्र मोदी जी को वोट, राइट. हमने किसको एज अ पीएम हमने किसको प्रेफर किया? एज अ पीएम हमने प्रेफर किया मोदी जी को, राइट, नरेंद्र मोदी जी को. तो हमने क्या नोट किया? हमने यही नोट किया है कि हमें काफ़ी कुछ चेंजेस मिले हैं एज अ मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने. तो उस हिसाब से हमने जिसको चूज़ किया, तो वो हम क्या थे? सिटीज़न थे. और हमने जिनको चूज़ किया, जो इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने हमें क्या दिलाया? बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिलाई. तो ऑन द वेरी नेक्स्ट टाइम अगेन आफ्टर 5 ईयर कुछ भी होगा, लाइक इलेक्शन वगैरह होंगे, तो हम फिर से क्या करेंगे? हमें जिनका काम सही लगेगा हम उनको फिर से क्या करेंगे? वोट करेंगे.
राइट। सिमिलरली अगर हमें काम वगैरह सही नहीं लगे, हमें ऐसा लगे कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हम क्या उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव द अनदर चांस टू अनदर पर्सन, राइट, कि हम उनका वर्क भी देखेंगे। तो यही जो चीज़ होती है वो चली आ रही है, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री भी बोलती है। एंड एज यू ऑल नो कि आफ्टर द 18 ईयर्स, 18 साल के बाद ही और शी दोनों रेडी होते हैं क्या? कि भाई वोट देने के लिए। उसमें कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, एडुकेशन कुछ भी नहीं दिया देखा जा सकता है। उसमें हम ये देखते हैं कि 18 साल का लड़का या लड़की हो गई हो, सो दे आर रेडी टू गिव द वॉट, टू गिव द वॉट। फाइन, इट इज क्लियर नाउ? फाइन। तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री जो है जिस पे हम आधारित हैं, उसमें ये जो पिलर है हमारा प्रियम्बल का, उसमें ये सारा ही दे रखा है, राइट, कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो उस हिसाब से जो होते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पॉलिटिकल से डायरेक्शंस क्या है, मेंबर्स ऑफ असेंबली, ये सब जो है वो सब इलेक्ट किस थ्रू होता है? फ्रॉम इलेक्शन, राइट। एंड देन आफ्टर क्या होता है कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो चूज किए जाते हैं। Now, if we talk about the socialistic, in the year 1976, by 42 Indian Constitution Amendment, Constitution of India added into 42 Amendment the word socialist, right? Most of the provisions of in the constitutions of India directly or indirectly show the social revolution, which brought a social and economic equality, and furthered the main aim is welfare and state. The principle of socialist patterns direct social, economic, and political equality for citizens are given in the preamble. Right? It is now regarded as a prime feature of the state. It reflects that fact that India is committed as a secure social, economic, and political justice, and for its all people. India stands for abolish all of forms explanations as well as securing a equitable distribution of income, resources, and wealth. Any one particular person should not have all power, all assets. Instead of, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions and from society, thereby eliminating and discriminations of rich and poor. Therefore, we can say that Constitution of India is socialistic document. Now, socialistic document जो है वो year 1976 बाय 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया द वर्ड सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? ब्रॉट सोशल एंड इक्वल इकोनॉमिक इक्वालिटी। लाइक फॉर किसके लिए? उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम होता है कि फॉर द एम ऑफ पब्लिक वेलफेयर ऑफ स्टेट। अब सोशलिस्ट में गवर्नमेंट क्या ट्राई करेगी कि जो भी जिसे भी जॉब वगैरह मिले, जिस पर्सन्स जिससे भी बिलोंग करता है, उसमें पहले तो कोई इनजस्टिस नहीं की जाएगी, राइट, कोई भी इनजस्टिस नहीं होगी, उनके लिए सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर सिटीजन आर इन द प्रीएम्बल। सो वो क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है रिटर्न अनरिटर्न फॉर्म में, उसमें गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल जस्टिस हर किसी को देगी। फॉर एग्जांपल, किसी का मर्डर हो गया या किसी के घर पे चोरी वगैरह हो गई या किसी का जो केस है वो कोर्ट में कुछ लॉन्ग चला, बट जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी विल गिव द इक्वल जस्टिस। जो जस्टिस के लायक होगा, जो पनिशमेंट जिसको मिलेगी वो इक्वली उनको मिलेगी। मतलब उसमें हम कोई भी सोर्सेस नहीं लगा सकते हैं। बट आपने नॉर्मली सुना ही होगा कि काफ़ी करप्शन वगैरह भी चलता है, तो उस थ्रू क्या होता है कि काफ़ी ऐसे केसेस वगैरह भी जो होते हैं वो दब जाते हैं, जो लीगली वो बाहर निकलते ही नहीं हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट, हमें जो है गवर्नमेंट जो है वो इक्वली राइट्स दे हर एक जगह पे। उनके लिए कोई भी रिच एंड पुअर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उनको
सोसाइटी को टोटली प्रॉपरली क्या राइट देना है, इक्वल राइट लेना है. लाइक अ सोशलिस्ट डॉक्यूमेंट मीन्स व्हाट के दे हैव द इक्वल राइट फॉर ऑल द थिंग्स. एक ही पर्सन के पास कोई भी असेट्स का कोई भी मालिक नहीं होगा. दे वर इक्वल फॉर ऑल दिस थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस पर रिच पर्सन भी बैठ सकता है, पुअर पर्सन भी बैठ सकता है. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये हमारा पार्क है तो आपको इसके अंदर आना नहीं है. यू आर नॉट अलाउड टू कम इन यार, एंड यू आर नॉट अलाउड टू सिट हियर. ऐसे हम नहीं बोलते हैं. हाँ, बट हमारे घर का पार्क वगैरह हो तो हम किसी को आने नहीं दें कि नहीं ये हमारा पूरा फार्म है, हम किसी को आने नहीं देंगे, ये हमारा सब कुछ है. वो हमारा प्राइवेट हो गया. बट एज अ गवर्नमेंट वो सबके लिए क्या चीज़ें बनाएगी, इक्वली बनाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर रेलवे स्टेशन लो, बस स्टेशन लो, तो रेलवे स्टेशन क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें सबका राइट भी इक्वली होता है. राइट नाउ सेक्युलरिज्म. In the year 1976, by 42 Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. India is a secular country. India can never become a one particular region religious country. As per the provision of the Constitution, India does not follow any particular religion. So the country never promotes any religious activity. The country cannot involve any secular activity with the religious activity. The citizen of the country has a freedom to choose in his and her religion. This country cannot discriminate a citizen or a religious basis. Equal job opportunity and political rights to the citizen are given without any religious discrimination. In this way, secularism is a basic foundation and mandatory feature of the Constitution. So, Sarvadharma Sarvdrishti and Sarvadharma Sambhav are principles incorporated in the Constitution, so no particular religion would be encouraged in any state. There is no prohibition of any citizen to promulgate his and her religion's belief and trust and faith. See, now ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सेक्युलरिज्म में क्या होता है, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्युलरिज्म ऐड किया गया 1976 बाय 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट. अब सेक्युलरिज्म मीन्स वोट कि इंडिया जो है वो पर्टिकुलर कोई भी रिलीजन जो है वो है ना फॉलो नहीं करती. इट मीन्स हर एक किसी के रिलीजन्स अलग एंड हर एक अपने अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं. वो पर्टिकुलर एक ही धर्म के पीछे नहीं जाती. अभी यहाँ पे इंडिया में आपको पता ही होगा जैसे कि सिख है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, देन आफ्टर हिंदू, मुस्लिम, राइट, ईसाई, ऑल दिस थिंग्स, क्रिश्चियंस भी होते हैं, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग रिलीजन्स वाले हैं. तो अलग अलग रिलीजन्स हैं, वो अलग अलग अपने अपने गॉड में जिसमें उनका विश्वास होता है वो फॉलो करती है. तो इंडिया ऐसे नहीं बोला जा सकता कि वो कोई पर्टिकुलर एक ही चीज़ के पीछे भाग रही है, एक ही रिलीजन के भाग रही है, राइट. तो वहाँ पे क्या हो कि इंडिया जो है वो किसी पे ना ही कोई जात पात का जो दबाव होता है वो डालती है. एज ए इंडियन सिटीजन अगर कोई अपना धर्म जिस धर्म को वो फॉलो करता है वो फॉलो करना चाहे, सो ही और शी आर फ्री फॉर दैट. वो फ्री हैं, उसके लिए कोई भी ऐसे क्या बोलते हैं कि भाई कंपलसरी लो नहीं है कि आपको हिंदू ही फॉलो करना पड़ेगा, आप दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आपको यहाँ पे पता ही होगा कि हर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, चाहे वो इंडियन के हो या अभी अभी जस्ट गया वो क्या गया, क्रिसमस गया. तो क्रिसमस जो है वो एक्चुअली जो फेस्टिवल है वो हिंदू धर्म का नहीं है. वो कौन से कास्ट का है, तो भाई जो क्रिश्चियंस लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक ईसाई लोग. तो भी हम यहाँ पे एज अ पब्लिक हॉलीडे भी होती है, प्लस में लोग यहाँ पे सेलिब्रेट भी करते हैं इन द सेंस कि बाकी हिंदू के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं और दूसरी कास्ट के भी होते हैं. तो उस हिसाब से हम देखे जाए कि इंडिया में जो है कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए वो बोलते ही नहीं हैं. दे आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, राइट. जिसमें जिसको विश्वास हो, फेथ हो, कोई भी लॉ नहीं अप्लाई होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा, बट ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. तो उस हिसाब से उनके लिए जो है वो सारे जो धर्म है
वो उनके लिए एक ही माने जाते हैं, और वो हर एक धर्म को एनकरेज करती है और उनके स्टेट में उनको फ्री रखती है सेलिब्रेट करने के लिए, राइट। Now, basic features of this constitution, that is, the constitution which came into the force 26 January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written document given in the basic self and salient features in it. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को कंसिडर हुआ एज द लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटर्न डॉक्यूमेंट। लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, गिवन द बेसिक एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इट। फर्स्ट इज रिटर्न। As I told you, it is a written and unwritten document also. So written document में हमें सब कुछ जो भी चीज़ें हैं हमारे लॉ के रिलेटेड जो भी है वो हमने डिटेल्ड में रखी है, लिखी गई है। Except Britain and Israel, India along with the other nation of the world have their constitution is written form. Right, we have the form of written form. Considering the social, geographical diversity, circumstances, prehistorical nations of the Constitution Assembly have kept the draft constitution in written form. As you know, इसमें nothing in the more but all the things which we have related social, geographical diversity, circumstances, we have the written form in that. Now, size of the constitution, if we talk about the what is the size of constitution, what the sections are there and how many articles are there, Indian constitution is divided 22 sections comprising 395 articles. ये सारे याद रखना, कितने सेशंस हैं, तो 22 सेशंस है, सेक्शंस हैं, 395 आर्टिकल्स है, 8 अपेंडिक्स हैं, एंड नाउ अभी 12 हो गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट्स interrelations, fundamental rights, principle and political policy, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste, deprived groups. Therefore, our Constitution of India is the largest, extensive and detailed written document compared to other constitution. अगर दूसरी constitutions countries की बात करें, हमारा जो constitution है वो totally largest है and सब कुछ डिटेल में लिखा गया है डॉक्यूमेंट्स में। फिर वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स हो, जुडिशरीज के बारे में हो, इलेक्शंस के बारे में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में हो, माइनॉरिटीज़ जो होती है, स्केड्यूल्स कास्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में हो, सब कुछ वी हैव द रिटर्न इन फॉर्म, राइट। Now, single citizenship. In America, dual citizenship is given. One for the United States of America and another is state citizenship. But in India, there is only one single citizenship, irrespective of any region or the state of a country. Only citizens of Jammu and Kashmir have a dual citizenship. One for the India and another for the state of Jammu and Kashmir. Now, you can know about the single citizenship. सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, लाइक अमेरिका में जो होता है, लाइक दे आर फॉलोइंग द ड्यूअल सिटीजनशिप। एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है और एक होती है सिटीजनशिप कंट्री की, राइट। जैसे कि इंडिया की हो और हम जो हैं हमारे में कैसे होता है कि एक ही सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, वी आर द इंडियन। फिर हम उसमें गुजरात में पढ़ रहे हो या गुजरात स्टेट के हो तो गुजरात की सिटीजनशिप अलग नहीं होती है, हम एक ही सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, राइट। और यहाँ पे ऐसे लिखा है ओनली द जम्मू एंड कश्मीर हैव अ ड्यूअल सिटीजनशिप। ये जो थी वो पहले थी, अब नहीं है, अब इसमें चेंजेस आ गए। जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था आर्टिकल में, जैसे नरेंद्र मोदी ने ये जो आर्टिकल्स थे वो चेंजेस कराए। पहले ऐसे होता था कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ देयर ओन फ्लैग, राइट, एंड दे हैव देयर ओन सिटीजनशिप, उसमें और ड्यूअल सिटीजन थे। उस जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की अलग सिटीजनशिप मिलती थी एंड और इंडिया की जो एज अ वो इंडियन भी हैं तो उनको अलग सिटीजनशिप मिलती थी एंड उनका फ्लैग भी अलग होता था, राइट। बट लास्ट ईयर्स की ही बात करें, 19 नॉट सॉरी लास्ट टू लास्ट, नाउ द 20 इज कंप्लीटेड, 21 इज गोइंग ऑन। सो लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करें तो ये जो चीज़ हुई थी वो आर्टिकल्स में से निकाली गई थी। उस हिसाब से आई थिंक सो द आर्टिकल इज 193 समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर दैट आर्टिकल, आई फॉरगॉट दैट आर्टिकल नेम।
सो उस आर्टिकल के हिसाब से क्या था कि भाई जम्मू एंड कश्मीर नाउ इट इज़ एन यूनियन टेरिटरी। पहले तो उसको स्टेट में से ही निकाल दिया कि अब वो स्टेट में गिना ही नहीं जाएगा, एंड नाउ इट इज़ अ यूनियन टेरिटरी, एंड वहाँ पे जो ड्यूअल सिटीजनशिप थी वो भी निकाली गई। द सेंटर विद द स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। India is a union state. There is a nowhere any reference of the word federal in the constitution. Union of states in a sentence used for India. By the use of word union, a permanent and irreversible relationship between union and its component state is indicated. India is a union of states and no has a right to skid this it. This India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian federations, there are two sets of government, union and a state. The constitution has clearly marked area of functioning for both of kinds of government. The constitution demarcates the power of the central and the state government into different lists of subject. Now, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप लोगों को पता ही है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है, सेक्शंस डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट की एंड क्या कहते हैं स्टेट लिस्ट की। आपको याद हो तो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो थी वो पूरी अलग अलग दे रखी थी कि कौन सी चीज़ें यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, एंड स्टेट लिस्ट में कौन सी चीज़ है कितने सब्जेक्ट हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, सेक्शन है। इट मीन्स द सेक्शन वॉज डिवाइडेड into the different list, union list, state list, concurrent list, and one more is residuary power. This ये जो है वो चारों डिवाइडेड है अलग अलग सेक्शन में, राइट। अभी जो लिस्ट जो लोग यूनियन में आएगा, यूनियन मीन सेंट्रल, वो वही लो और वही रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेंगी। देन आफ्टर जो आएगा स्टेट में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, वो वही लो पाल करेगी। एंड कॉन्करेंट में दोनों के आ रहे हो, वो खुद के भी स्टेट के भी लॉ एंड रेगुलेशंस जो रूल्स वगैरह होते हैं वो भी पास करेगी एंड यूनियन के भी पास करेगी। अब दोनों ने अपने अपने रूल्स लगाए, फॉर एग्जाम्पल एडुकेशन, तो दोनों में अपने अपने रूल्स लगाए, तो जिसके भी रूल्स जो होंगे प्रॉपरली किसके फॉलो की जाएंगे। सपोज कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रूल लगाया एजुकेशन में एंड यूनियन लिस्ट ने भी लगाया, तो सबका उन दोनों में से मायने किसका लगा जाएगा, तो यूनियन का, स्टेट का नहीं लगाया जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो लिस्ट होती है वो डिफरेंट है, यूनियन की अलग, स्टेट की अलग, कॉन्करेंसी। तो इस हिसाब से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और सबके अलग अलग पावर हो, राइट। अभी यूनियन लिस्ट में देखे जाए तो 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राम, ये सारे जो चीज़ें होती है वो कौन हैंडल करता है, यूनियन करता है। अभी स्टेट में देखे जाओ तो 66 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। उसमें जो होते हैं विच इज़ लेजिस्लेटिव, हाउ कैन पास द लॉ सच एज लॉ, ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, हेल्थ, लैंड, इंटरनेट, इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स आर इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट। देखो यूनियन में क्या है, और पोस्ट, टेलीग्राम, देन आफ्टर फॉरेन, डिफेंस जो भी हो वो यूनियन में। स्टेट का आ गया लैंड, हेल्थ, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, क्योंकि हर के ही अपने अपने स्टेट के हिसाब से इरिगेशंस वगैरह होता है और उसी हिसाब से अपना जो ग्रोथ होता है वो चलाते रहते हैं, राइट। स्टेट कैन सेंड अ रिजर्व पॉलिसी फोर्स। नाउ कॉन्करेंस लिस्ट, इन दिस लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं, लाइक विच कंसिडर सब्जेक्ट कॉमन कंसर्न, both are center as the state government. The center and the state government can pass a law on subject. Concurrent list have a 47 subjects. This list includes subjects like criminal, civil, marriage, divorce, education, economic planning, trade union, etc. As I told you, suppose कि कोई भी लॉ निकला एजुकेशन में और इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो स्टेट अपने लॉ पास करेगा, यूनियन अपने लॉ पास करेगा, बट फॉलो किसके किए जाएंगे, प्रिवेल किसके जाएंगे, इम्प्लीमेंट किसके जाएंगे,
यूनियन के, क्योंकि यूनियन हेड हो गया, राइट। फर्स्ट यूनियन जो सेंट्रल कॉमनली है, देन आफ्टर स्टेट है। तो इस लिस्ट में दोनों का मायने लिखी जाएंगी, दोनों के लॉस जो है वो पास किए जाएंगे, लाइक क्रिमिनल, सिविल प्रोसीजर, मैरिजेस है, डिवोर्स है, इसमें खुद खुद के लॉ होंगे। बट जो भी लॉ ज़्यादा सही रहेगा, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाए कि यूनियन ने भी लॉ निकाला है और स्टेट ने भी निकाला है, तो कौन सा लॉ फॉलो किया जाए, तो यूनियन का फॉलो किया जाएगा, तब स्टेट का नलाइट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब रेसिड्यूशरी पावर क्या है? The subject which are not specially allotted to the union or a state are included in the residuary power. Matters that are included in the division of power which are residuary power. The central government is given the power legislate of residuary subjects. The financial distributions of resources is done between union and the state. Exercise and custom, export, import, income tax, all the measures are decided by the center, while sales tax, revenue, entertainment, educational tax are having the merged financial resources and decided by the state. अब रेसिड्यूअरी पावर जो होता है, वो जो पावर होता है वो पहले इंक्लूडेड नहीं था इस लिस्ट में, ये लिस्ट का पावर जो बना ना वो बाद में बना। अब इसमें एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, इसमें नहीं लिखा है, इंक्लूडेड होता है लाइक अ साइबर क्राइम, इंटरनेट इश्यूज वगैरह जो भी होते हैं, वो सारे जो लॉस और उसके जो पावर्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। उसमें पहले ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि बिफोर अगर हम बात कर रहे हैं 1976 की, तो तब इतना कोई इंटरनेट वगैरह का इम्पोर्टेंस नहीं था, राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा ही नहीं था, तब इतना इंटरनेट वगैरह का ये जो यूज़ होता है वो इतना नहीं था जो अभी इतना हो रहा है। तो ये जो पावर्स है, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड तो की गई, बट बाद में की गई, अभी नहीं। तो साइबर क्राइम जो होता है, फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स की जो काफ़ी सारी चीज़ें होती है रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट वो जो पावर्स होती है, उन पावर को रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। और ये मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही डिसाइडेड करती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंक्लूमेंट नहीं होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रियम्बल के बारे में पढ़ा, देन आफ्टर डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ा, और सोशलिस्ट के बारे में पढ़ा, सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा, एंड बेसिक फीचर्स पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के। On the very next video, we will something learn about the parliamentary system during the crisis, amendment in constitution, secularism, judiciary review and fundamental rights and duty, right? ये थोड़े से छोटे से दूसरे टॉपिक्स हैं, we will continue on the very next video. Till that आप इतना समझो, और कोई डाउट वगैरह you can ask me and call me. Till that stay home, stay safe and thank you.